हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के बारे में। कुछ दिन पहले ही फ्रेंड्स, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर डुबा जी इंडिया के 3 दिन की विजिट पर थे। उन्होंने यहाँ पर इस विजिट में पीएम मोदी से भी मुलाकात की। यहाँ पर दोनों प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर 35 किलोमीटर का जयनगर और कुर्था रेलवे सर्विस को चालू भी किया। फ्रेंड्स, ये रेलवे सर्विस के लिए इंडिया ने ही नेपाल को ग्रांट दी थी 8.77 बिलियन नेपाली रुपीस की, और इसको बनाया गया है जयनगर, बिजलापुर और बारदी दास रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत। यहाँ पर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने वाराणसी को भी विजिट किया। उन्होंने वहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भी विजिट किया और उन्होंने इस विजिट में बीजेपी के हेडक्वार्टर्स को भी विजिट किया। और इस विजिट के कुछ दिन बाद ही हम देखते हैं कि नेपाल में भी श्रीलंका की तरह एक इकोनॉमिक क्राइसिस हमको देखने को मिल सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम इंडिया और नेपाल के रिलेशंस का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि नेपाल इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। हम यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया और नेपाल कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर वो मिलकर काम करते हैं, आपस में कोऑपरेशन रखते हैं। यहाँ पर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो रिलेशंस हैं उनमें क्या चैलेंजेस सामने आते हैं, यहाँ पर चाइना फैक्टर क्या रोल प्ले करता है, और रिसेंटली ऐसी क्या बातें हुई हैं जिस वजह से हमको इंडिया और नेपाल के बीच कुछ दूरी देखने को मिलती है। हम उनको भी डिस्कस करेंगे और एंड में हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है और इंडिया किस तरह नेपाल के साथ अपने रिलेशंस को आगे बढ़ा सकता है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है इंडिया और नेपाल के रिलेशंस का। इंडिया और नेपाल के बीच में हमको हमेशा से ही जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक लिंकेजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, इंडिया और नेपाल की ज्योग्राफी ऐसी है कि वो दोनों देश आपस में जुड़े हुए हैं। इसी वजह से हमको इंडिया और नेपाल के बीच काफ़ी कॉमन चीज़ें, काफ़ी सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया में और नेपाल में दोनों ही जगह मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदू रिलीजन को बिलोंग करती है। और यहाँ पर जो गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था और फिर उन्होंने इंडिया में पूरे टाइम ट्रैवल किया, इसलिए बुद्धिज़्म को लेकर भी इंडिया और नेपाल के बीच संबंध हमेशा मजबूत रहे हैं। और मॉडर्न पीरियड में हम ये भी देखते हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच ओपन बॉर्डर रही है। कभी भी कोई भी वायलेंट एक्टिविटी हमको बॉर्डर पर देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर लोगों का आना जाना बिना किसी रुकावट के चलता है इंडिया और नेपाल की बॉर्डर पर। इसी ओपन बॉर्डर की वजह से हम देखते हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता है। इसका यह मतलब है फ्रेंड्स, जो कम्युनिटीज़ इंडिया और नेपाल की बॉर्डर के आसपास रहती हैं वहाँ पर अक्सर इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच मैरिजेस होती रहती हैं। और इंडिया की आज़ादी के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में, वो है इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। ये ट्रीटी 1950 में साइन हुई थी और इस ट्रीटी के बेसिस पर ही इंडिया ने नेपाल को काफ़ी कुछ कंसेशंस दिए हैं और इस ट्रीटी के बेसिस पर ही इंडिया और नेपाल के रिलेशंस स्ट्रांग रहे हैं। यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है कि वो हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगी, एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे की इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करेंगे। और इस ट्रीटी के बेसिस पर ही हम देखते हैं कि इंडिया और नेपाल के रिलेशंस आगे बढ़ना चालू होते हैं 1947 के बाद। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि नेपाल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि नेपाल इंडिया की 5 स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड बिहार, ये वो स्टेट्स हैं जो नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं। नेपाल यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद है, जहाँ पर नेपाल के नॉर्थ में चाइना है और साउथ में इंडिया। इसलिए फ्रेंड्स, नेपाल एक बफर स्टेट की तरह है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और इसी वजह से नेपाल इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और किस तरह से हम नेपाल के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन करते हैं, ये चीज़ डिफाइन करती है कि इंडिया की क्या इमेज रहती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। उसके अलावा भी फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं कि नेपाल से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं और ये रिवर्स नेपाल में ओरिजिनेट होने के बाद इंडिया में एंटर करती हैं, और ये रिवर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं दोनों कंट्रीज़ की इकोलॉजी में। और यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर कोऑपरेट नहीं करेंगी तो यहाँ पर जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है इन रिवर्स का,
उसको हम अच्छे से एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि नेपाल में भी और इंडिया में ही दोनों जगह बहुत सारे धार्मिक स्थल मौजूद हैं, और इस वजह से हम देखते हैं कि कभी इंडिया के लोग नेपाल विजिट करते हैं और नेपाल के लोग कभी इंडिया विजिट करते हैं। आइए अब हम उन एरियाज़ को देखते हैं जहाँ पर इंडिया और नेपाल मिलकर काम करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेड एंड इकोनॉमी। इंडिया नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया नेपाल का सबसे बड़ा सोर्स भी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पर नेपाल लगभग पूरी तरह से डिपेंडेंट है इंडिया पर। यहाँ पर नेपाल अगर किसी दूसरी कंट्री से भी इंपोर्ट करता है तो वो सामान नेपाल में इंडिया के थ्रू ही होकर गुजरता है, क्योंकि नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसलिए कभी भी ट्रांस बाउंड्री ट्रांसपोर्ट होता है तो वो इंडिया और नेपाल बाउंड्री के थ्रू होता है। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि नेपाल में इंडिया के और भी बिजनेसेस हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, पावर सेक्टर और टूरिज्म इंडस्ट्री में इंडिया के बिजनेसमैन ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है नेपाल में। मगर हाल ही के दिनों में हमको ये भी देखने को मिलता है कि नेपाल ने अपने चाइना के साथ भी ट्रेड को बढ़ाया है, और यहाँ पर चाइना भी अपना नेपाल पर इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, और इसलिए यहाँ पर चाइना ट्रेड और इकोनॉमी के थ्रू नेपाल में एंट्री करता है। जैसा कि हम देखते हैं कि नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसलिए नेपाल को कनेक्टिविटी के लिए इंडिया पर या चाइना पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। और क्योंकि चाइना और नेपाल की बॉर्डर हिमालयन बाउंड्री पर आती है, इसलिए नेपाल में जो भी मेजॉरिटी ऑफ मूवमेंट होता है वो इंडियन बॉर्डर के थ्रू होता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इंडिया ने भी नेपाल की इस प्रॉब्लम को समझा है, और इसलिए इंडिया ने हमेशा से ही बॉर्डर को ओपन रखा। इंडिया और नेपाल मिलकर बहुत सारे रेलवे लिंक्स प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहे हैं। रिसेंटली भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक को लेकर MOU साइन हुआ है इंडिया और नेपाल के बीच। यहाँ पर इंडिया और नेपाल इनलैंड वाटरवेज बनाने पर भी काम कर रहे हैं, जिसके थ्रू गुड्स का मूवमेंट हो सकता है। यहाँ पर इंडिया ने ये विजन दिया है कि इंडिया नेपाल का सागर मठ और इंडिया का सागर को कनेक्ट करेगा, यानी कि इंडिया यहाँ पर माउंट एवरेस्ट को कनेक्ट करना चाहता है इंडियन ओशन से। इंडिया समय समय पर डेवलपमेंट के लिए नेपाल की सहायता करता रहता है। इंडिया ने नेपाल को इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में, वाटर रिसोर्सेज में, एजुकेशन में, रूरल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में, इन सभी एरियाज़ को लेकर इंडिया ने हमेशा नेपाल की मदद की है। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि नेपाल में इलेक्ट्रिक सेक्टर को बढ़ाने के लिए 90 किलोमीटर लंबी 132 किलोवाट की डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन इंडिया नेपाल को बनाने में सहायता कर रहा है। और अगर हम डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो नेपाल की आर्मी को इंडिया मॉडर्नाइज करने में हेल्प कर रहा है। उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, इन सभी एरियाज़ में इंडिया नेपाल की मदद कर रहा है। यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि जो इंडिया में गोरखा रेजिमेंट होती है, उस रेजिमेंट में कुछ लोग नेपाल से रिक्रूट करे जाते हैं, जो दिखाता है कि इंडिया नेपाल पर कितना ट्रस्ट करता है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है, जिसका नाम है सूर्य किरण। यहाँ पर कल्चर की फील्ड में भी इंडिया और नेपाल साथ काम करते हुए दिखते हैं। हमने देखा है कि इंडिया और नेपाल के बीच वैसे ही रोटी और बेटी का रिश्ता है। इसके अलावा भी नेपाल के बहुत सारे लोग इंडिया में पढ़ाई करते हैं। नेपाल में इंडिया का लिटरेचर और मूवीज़ काफ़ी फेमस हैं। इसके अलावा भी इंडिया और नेपाल की कम्युनिटीज़ मिलती रहती हैं आर्ट और कल्चर के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर इंडिया ने नेपाल के साथ सिस्टर सिटी एग्रीमेंट भी किया है, जहाँ पर वो काठमांडू, वाराणसी, लुम्बिनी, बोधगया, जनकपुर और अयोध्या को एक ही थीम पर डेवलप करेंगे, क्योंकि ये सिटीज़ हिंदुज़म और बुद्धिज़्म के लिए इम्पोर्टेंट हैं और इनका एक रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस है दोनों ही देशों के लिए। यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि नेपाल एक सेंसिटिव, इकोलॉजिकल, फ्रेजाइल जोन में रहता है। यहाँ पर अर्थक्वेक की और फ्लड आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होती है, और कुछ समय पहले नेपाल में एक डेंजरस अर्थक्वेक आया भी था। ऐसे मौक़ों पर इंडिया ने हमेशा नेपाल को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी है, जहाँ पर इंडिया रेस्क्यू मिशन भी करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड भी करता है और फाइनेंशियल हेल्प भी करता है नेपाल की। और फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडिया और नेपाल इंटरनेशनल लेवल पर भी साथ में काम करते हुए दिखते हैं। हमको बहुत सारे मल्टीलेटरल ग्रुप हैं जहाँ पर इंडिया और नेपाल मिलकर काम करते हैं, जैसे कि BBIN, बिम्स्टेक, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, सार्क ग्रुप, और रिसेंटली नेपाल ने इंटरनेशनल सोलार अलायंस को भी ज्वाइन किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि इंडिया और नेपाल
बहुत सारे एरियाज पर मिलकर काम करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में क्या क्या चुनौतियां हमको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज है इंटरनल सिक्योरिटी का। यहाँ पर इंडिया के लिए नेपाल एक बहुत ज़रूरी स्टेट है, क्योंकि नेपाल इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमने ये देखा है कि नेपाल से कई बार टेररिस्ट ऑपरेट करते हैं। वो वहाँ से अपने ट्रेंड टेररिस्ट को इंडिया में भेजते हैं। वो इंडिया की फेक करेंसी का यूज़ भी नेपाल में करते हैं। इसके अलावा भी नक्सलाइट्स ग्रुप, इंसर्जेंट ग्रुप नेपाल से इंडिया में एंटर करते हैं, और कई बार इन इशूज़ को लेकर इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ भी हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नेपाल में कुछ समय से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही है। वहाँ पर 10 साल लगातार इंसर्जेंट ग्रुप्स के बीच में वायलेंस हुआ था, जिस वजह से नेपाल का डेवलपमेंट और इकोनॉमी पर असर तो पड़ा ही, और इसका इम्पैक्ट इंडिया और नेपाल रिलेशंस पर भी पड़ा। यहाँ पर कुछ नेपाल के एथनिक ग्रुप्स ने इंडिया को टारगेट किया और ये बोला कि इंडिया नेपाल के साथ बड़े भाई की तरह स्वभाव करता है, इंडिया नेपाल को इक्वली ट्रीट नहीं करता है, और इस बात को वहाँ पर पॉलिटिकली भी काफ़ी उठाया गया। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इंडिया और नेपाल के बीच रिसेंटली क्या सिनेरियो देखने को मिलता है। अगर हम कुछ रिसेंट इश्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर नेपाल में कुछ पार्टीज़ ने ये एलिगेशन लगाया है कि नेपाल में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था उस टाइम इंडिया ने काफ़ी इंटरफेयर किया था नेपाल में। यहाँ पर नेपाल में एंटी इंडिया कैंपेन इस बात को लेकर भी उठाया गया था कि इंडिया ने अनऑफिशियली नेपाल को ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है और इंडिया ने यहाँ पर नेपाल को वो लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं दिया 2017 के दौरान, जिस वजह से नेपाल में एंटी इंडिया कैंपेन चलाया गया। यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि एंटी इंडिया कैंपेन में नेपाल के अपोजिशन मिनिस्टर और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर केपी शर्मा ओली सबसे आगे रहे। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि ओली जी ने हमेशा इंडिया को साइडलाइन किया है और उन्होंने हमेशा चाइना और नेपाल के बीच रिलेशंस को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। यहाँ पर हमको इंडिया और नेपाल के बीच जो इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ था वो इशू भी देखने को मिलता है। नेपाल के लोग इंडियन करेंसी को होल्ड कर सकते हैं 25,000 तक। ये सुविधा इंडिया ने ही नेपाल को दी है, और जब इंडिया में नोटबंदी हुई तो उस दौरान नेपाल की बैंक ने लगभग 500 करोड़ रुपए कलेक्ट किए थे, और ये करेंसी आज भी नेपाल इंडिया की रिजर्व बैंक से कन्वर्ट नहीं करा पाया है। इस चीज़ को लेकर भी नेपाल में रिजेंटमेंट है इंडिया के खिलाफ। और हाल ही के दिनों में हमको बॉर्डर डिस्प्यूट भी देखने को मिलता है नेपाल और इंडिया के बीच काला पानी बॉर्डर को लेकर। काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया दुर्ग, ये तीनों रीजन्स इंडिया ने अपने 2019 के मैप में उत्तराखंड की टेरिटरी के अंदर दिखाए, और उसके बाद नेपाल अपना एक ऑफिशियल मैप इशू करता है जहां पर वो इन तीनों रीजन्स को नेपाल के अंदर दिखाता है। और ऐसा होने के बाद ही हम इंडिया और नेपाल के बीच पहली बार कोई बॉर्डर डिस्प्यूट भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लॉन्ग टर्म चैलेंजेस और कुछ रिसेंट के इश्यूज देखे इंडिया और नेपाल के बीच। आइए अब हम देखते हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच में चाइना फैक्टर क्या रोल प्ले करता है। फ्रेंड्स, जब नेपाल में मिस्टर ओली की गवर्नमेंट थी तब उन्होंने 2016 में चाइना को विजिट किया था, और वहां पर उन्होंने चाइना के साथ ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट पर निगोशिएशन चालू किए। यहाँ पर नेपाल इंडिया पर अपनी ट्रांसपोर्ट को लेकर निर्भरता को कम करना चाहता है, इसलिए मिस्टर ओली चाइना के क्लोज जाते हैं। यहाँ पर चाइना ने मिलिट्री असिस्टेंस भी दी थी नेपाल को $32 मिलियन की, और चाइना और नेपाल के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी चालू होती हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि चाइना ने इंडिया से भी ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है नेपाल में, और 2019 में चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग ने भी विजिट करा था नेपाल में, जो बताता है कि चाइना और नेपाल कितने क्लोज आ चुके हैं। यहाँ पर चाइना नेपाल में एंटी इंडिया सेंटीमेंट को बढ़ावा देता है, क्योंकि वो चाहता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस यहाँ पर कम हो, और चाइना खुद अपना यहाँ पर इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। नेपाल यहाँ पर चाइना की साउथ एशिया पॉलिसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हम देखते हैं कि चाइना नेपाल में अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमको पता चलता है कि नेपाल कितना इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया और नेपाल के रिलेशंस किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर, और ये बात इंश्योर करना चाहिए कि रूल्स एंड रेगुलेशन हमेशा फॉलो हों। यहाँ पर इंडिया और नेपाल के बीच
हमेशा से ही लोगों के बीच टाइज और कल्चरल कॉन्टैक्ट स्ट्रॉन्ग रहे हैं और इस पॉजिटिव पॉइंट का एडवांटेज लेते हुए इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस हैं उनको यहाँ से बिल्ड करना चालू करना चाहिए। यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि स्टेबल और सिक्योर नेपाल हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम चाइना को साउथ एशिया में रोकना चाहते हैं तो उस सिनेरियो में भी नेपाल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि वो ज्योग्राफिकली एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद है। फ्रेंड्स, हमने देखा है कि इंडिया और नेपाल बहुत सारे एरियाज पर कोऑपरेट करते हैं और हाल ही के दिनों में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर इंडिया और नेपाल के बीच कोऑपरेशन चालू हुआ है। मगर यहाँ पर नेपाल का कहना है कि इंडिया के प्रोजेक्ट्स बहुत डिले होते हैं, तो यहाँ पर इंडिया को इस बात पर जोर देना चाहिए कि वो टाइमली प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करे, जिससे वो आने वाले समय में और भी प्रोजेक्ट्स में मिलकर काम कर सकें। फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडिया को अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत नेपाल को और इम्पोर्टेंस देना चाहिए। हाल ही के दिनों में इंडिया और नेपाल के बीच जो दूरी आई है उसको हम ट्रस्ट और कोऑपरेशन से भर सकते हैं। यहाँ पर इंडिया को ये कोशिश करना चाहिए कि वो नेपाल के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर ना करे, और जैसा कि इंडिया ने आज़ादी के बाद से ही नेपाल को अपना एक अच्छा दोस्त माना है और हमेशा एक स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप के तहत काम किया है, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए इंडिया और नेपाल को काम करना चाहिए, क्योंकि इंडिया और नेपाल का कोऑपरेशन साउथ एशिया में स्टेबिलिटी, पीस और सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।